हेलो दोस्तों, जय हिंद, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? आई होप आप लोग अच्छे अच्छे हैं, अच्छा कर रहे हैं। चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के करंट अफेयर्स में। आज डेट क्या है? 10 जून 2024। 24 और दिन क्या है? सोमवार है, मंडे है, जो कि आज का करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, एंड तक जरूर देखिएगा, और आपको अगर पसंद आए प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 10 जून 2024 का करंट अफेयर्स। 10 जून 2024 करंट अफेयर्स आज बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो सबसे पहला न्यूज क्या है? अभी बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस बनाया गया है। अब क्वेश्चन आएगा, ये बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस है क्या, और कौन बनाया इसको, और कहाँ बनाया गया है, और इसका मेन उद्देश्य क्या है। जब भी कोई चीज बनता है तो उसका मेन उद्देश्य होना चाहिए पीछे, तभी जाके वो सफल हो सकता है। तो देखते हैं, चलिए। तो सबसे पहले एक बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन हुआ था। कहाँ पे हुआ था? सैन डिएगो, यूएसए में। अब उसमें ही कुछ कंट्री मिलकर एक अलायंस बनाए थे। देखते हैं क्या है। द बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन। अब ये इंटरनेशनल कन्वेंशन कहाँ हुआ था, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सैन डिएगो में। सैन डिएगो में। और ये सैन डिएगो है कहाँ? यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। अब यहीं पर जब ये बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन हुआ, उसी में कुछ कंट्री मिलकर एक अलायंस बनाए। तो कौन कौन सी कंट्री मिलकर अलायंस बनाए थे? देखते हैं। इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया, अमेरिका, जापान, साउथ कोरिया एंड यूरोपियन यूनियन। अब यूरोपियन यूनियन में 27 मेंबर्स हैं, तो उन्होंने साथ में मिलकर बनाया था। समझ जाइएगा, यूरोपियन यूनियन। इन्होंने मिलकर ही एक अलायंस बनाया जिसका नाम है बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस। अलायंस। अब मेन उद्देश्य क्या है, अब क्यों बनाया गया? अब इसका नाम देख के आप क्या लगेगा? बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस नाम देख के लगेगा कि यार कुछ मेडिसिन से रिलेटेड है। चलिए, ये तो समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, क्या कारण क्या है इसको बनाने का? सिंपल सी बात है। अभी 4 साल पहले कोविड-19 आया था। अब उसके जब कोविड-19 आया तो वर्ल्ड के बहुत ऐसे कंट्री थे जहां पे मेडिसिन अवेलेबल ही नहीं था। उसके कारण बहुत इनोसेंट लोगों की जान चली गई। अब उस कमी को खत्म करने के लिए कि अगर भविष्य में मान लो ऐसा कोई पेंडेमिक आता है, एपिडेमिक आता है, कोविड-19 जैसा, तो उस समय कम से कम मेडिसिन की कमी तो नहीं होनी चाहिए जिससे लोगों की जानें न जा सके। इसलिए अलायंस बनाया गया, उस मेडिसिन की कमी को कम करने के लिए, खत्म करने के लिए, एक तरीके से समझ जाइए आप। ओके, तो आप कह सकते हो कि टू इंप्रूव द मेडिसिन सप्लाई इन द वर्ल्ड। टू इंप्रूव द मेडिसिन सप्लाई इन वर्ल्ड, इसलिए यह बनाया गया। गॉट इट? तो नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। अब पूछा जा सकता है क्वेश्चन, कौन कौन से कंट्री ने मिलकर ये अलायंस बनाया है, अब कब बनाया है? 2024 में। तो इसको क्या बोलते हैं? बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस 2024। कहां बनाया गया? सैन डिएगो, यूएसए में। उद्देश्य क्या है? टू इंप्रूव द मेडिसिन सप्लाई इन द वर्ल्ड। इसको देखकर बनाया गया कि कोविड-19 के समय बहुत जगहों पर दवाइयों की कमी हो गई थी, इसके कारण बहुत से लोगों की जानें चली गई थी, इसलिए ये अलायंस बनाया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, नोट डाउन कर लीजिए प्लीज। नेक्स्ट है नागी एंड नप्ती बर्ड सेंचुरी। नागी बर्ड सेंचुरी एंड नप्ती बर्ड सेंचुरी, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान देखिए, क्योंकि इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। इन्वायरमेंट से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। नागी बर्ड नागी बर्ड सेंचुरी एंड नप्ती बर्ड सेंचुरी।
अब ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि इसको रामसर साइट डिक्लेयर किया गया, रामसर साइट्स डिक्लेयर किया गया। चलिए रामसर साइट के बारे में जानेंगे थोड़ा सा। अब ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन, यह जो बर्ड सेंचुरी है यह किस स्टेट में है? सबसे पहली बात, यह बिहार में है। ध्यान दीजिएगा, अभी कुछ समय पहले हम लोग एक और बर्ड सेंचुरी डिस्कस किए थे जो कि बिहार में था, बेगूसराय में, कांवर बर्ड सेंचुरी, कांवर वेटलैंड, जो कि बेगूसराय में। यह कहां पर है? जमुई में। दोनों, नागी बर्ड सेंचुरी और नकती बर्ड सेंचुरी, जमुई डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार में। अब इसको रामसर साइट डिक्लेयर किया गया, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और एक क्वेश्चन और बन सकता है, पूछा जा सकता है कि बिहार में कितने रामसर साइट्स हैं? अब 3 हो गए। पहले 2020 में एक डिक्लेयर किया गया था कांवर, अब 2024 में 2 डिक्लेयर किया गया है, नागी बर्ड सेंचुरी एंड नकती बर्ड सेंचुरी। अब क्वेश्चन आ रहा है कि रामसर साइट क्या है? तो सबसे पहली बात रामसर समझ लेते हैं। रामसर जो है एक सिटी है ईरान में, और वहीं पर 1971 में एक कन्वेंशन हुआ था। 1971 में कन्वेंशन हुआ था, किस लिए? कि जो वर्ल्ड में इंपॉर्टेंट वेटलैंड्स हैं उनको किसी तरीके से सुरक्षित करना, कंजर्व करना, बचाना, जो कि वर्ल्ड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये काम करना। तो इसलिए इस कन्वेंशन का नाम क्या पड़ गया? रामसर कन्वेंशन। जो भी कोई वेटलैंड है पूरे वर्ल्ड में, जो कि पूरे वर्ल्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे जीव जंतु, जो मछलियां रहती हैं या पक्षी आते हैं वहां पे रहते हैं, उनके लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे साइट्स को क्या डिक्लेयर कर दिया जाता है? रामसर साइट डिक्लेयर कर दिया जाता है। और वो साइट्स क्या होते हैं? वेटलैंड होते हैं। अब वेटलैंड का मतलब क्या होता है? अब ध्यान दीजिएगा, वेटलैंड का मतलब क्या होता है? जैसे कि नदी है, मार्सेज हैं, लेक्स हैं, पॉन्ड्स हैं, ये तालाब, लेक्स, पॉन्ड्स, ये सब जो है रामसर साइट्स होते हैं। और सबको नहीं डिक्लेयर किया जाता, ध्यान दीजिएगा, सबको नहीं। जो पूरे वर्ल्ड में उसका कुछ इंपॉर्टेंस होता हो उसी को डिक्लेयर किया जाता है। समझ में आ गया? पक्का? ऐसे को रामसर साइट डिक्लेयर किया था। अब पूछा जा सकता है कि पूरे इंडिया में कितने रामसर साइट्स हैं? बिहार में तो 3 रामसर साइट है, कांवर रामसर साइट, नागी बर्ड सेंचुरी और नकती बर्ड सेंचुरी। और पूरे इंडिया में 82 रामसर साइट्स हैं। ध्यान दीजिएगा, पूरे इंडिया में 82 रामसर साइट्स हैं। 1971 में रामसर में ही एक कन्वेंशन हुआ था वेटलैंड को बचाने के लिए, इसलिए उसको रामसर कन्वेंशन बोलते हैं। गॉट इट? पक्का? 100% नोट डाउन कर लीजिए। ओके, हमारा जो न्यूज था वो नागी बर्ड सेंचुरी से और नकती बर्ड सेंचुरी से रिलेटेड है, और रामसर साइट ऑलरेडी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। अब थर्ड न्यूज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियाज फर्स्ट एस्ट्रो टूरिज्म। इंडियाज फर्स्ट एस्ट्रो टूरिज्म, फर्स्ट एस्ट्रो टूरिज्म कैंपेन। उस कैंपेन का नाम है नक्षत्र सभा। नक्षत्र सभा हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट? पूछा जा सकता है जो पहला एस्ट्रो टूरिज्म कैंपेन, अंतरिक्ष के बारे में अच्छे तरीके से बताना, समझाना, दिखाना, वो सब एक कैंपेन लॉन्च किया गया। उस कैंपेन का नाम है क्या? नक्षत्र सभा। अब ये किस स्टेट द्वारा लॉन्च किया गया है? उत्तराखंड स्टेट द्वारा लॉन्च किया गया है, उत्तराखंड द्वारा। और जो नक्षत्र सभा है वह कहां पर, उत्तराखंड में कहां बनाया जा रहा है? मसूरी में। ध्यान दीजिएगा, मसूरी में। ओके, मसूरी में। और एक, अब मसूरी में एक पिक है जिसका नाम है जॉर्ज एवरेस्ट पिक। उस पर जॉर्ज एवरेस्ट पिक पर, तो अगर इनडायरेक्टली मान लीजिए ये अगर पूछा भी नहीं जाता है कि नक्षत्र सभा जो है कौन लॉन्च किया उत्तराखंड, ये भी पूछा जा सकता है कि जो जॉर्ज एवरेस्ट पिक है कहां पर है, तो आपको पता होना चाहिए।
अब आपको पता ही नहीं रहेगा तो कैसे करोगे? तो ये न्यूज में आ गया तो आपको अलग अलग प्रकार से पूछा जा सकता है क्वेश्चन। नक्षत्र सभा उत्तराखंड के किस डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है? मसूरी। अब इसमें करेंगे क्या? अब पहली बात जो ये, अब आप नाम से समझ जाते हैं, फर्स्ट एस्ट्रो टूरिज्म, मतलब किसी भी तरीके से टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देना, कहां पर? उत्तराखंड में। और इसमें होगा क्या? इसमें कैंप बनाए जाएंगे। कहां पर? जॉर्ज एवरेस्ट पीक के ऊपर कैंप बनाए जाएंगे। उस कैंप में रात के समय जो भी अ, अपने यूनिवर्स में हो रहा है चीजें, जिसको देखा जा सकता है, मतलब टेलीस्कोप की सहायता से उसको दिखाया जाएगा, आराम से उसको बताया जाएगा, मतलब स्टार साइटिंग दिखाई जाएगी, फोटोग्राफिक कंपटीशन होगा, समझ में? ये सब चीजें की जाएगी जिससे क्या हो सके, हमको पता चल सके कि पूरे यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में हो क्या रहा है, जो भी दिख रहा है वो पता होना चाहिए। और अब इससे उत्तराखंड की जो टूरिज्म सेक्टर है उसमें बढ़ावा भी मिलेगा, तो उत्तराखंड के जो इकोनॉमी है उसमें सुधार आएगा, इसलिए बनाएगा। समझ में आ गया? पक्का 100%। तो याद रखिएगा, नक्षत्र सभा किसने लॉन्च किया है? जो कैंपेन है उत्तराखंड गवर्नमेंट ने, कहां पर? मसूरी में। और उसके कहां पर? जॉर्ज एवरेस्ट पीक के ऊपर। और ये क्या करेगा? टू प्रमोट द टूरिज्म। इसलिए टू प्रमोट, सिंपल सी बात है, जो इसको मतलब अंतरिक्ष को पसंद करने वाले लोग हैं वो जाएंगे वहां पर, तो देखेंगे तारे को देखेंगे, क्या क्या एक्टिविटीज हो रहा है वो सब देखेंगे। ओके, टू प्रमोट द टूरिज्म, नोट डाउन कर लीजिए। गॉट इट? पक्का। नेक्स्ट है डॉक्टर ए जे टी जॉन सिंह, किस फील्ड से रिलेटेड है? अभी इनका देहांत हो गया, अभी ये इनका स्वर्गवास हो गया। डॉक्टर ए जे टी जॉन सिंह, ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है। डॉक्टर ए जे टी जॉन सिंह रिसेंटली पास्ड अवे, मतलब उनका देहांत हो गया। अब पूछा जा सकता है इनसे रिलेटेड, डॉक्टर ए जे टी जॉन सिंह किस फील्ड से रिलेटेड है? अब चार ऑप्शन दे देगा, बोल देगा लाइक मेडिसिन से रिलेटेड है, स्पेस से रिलेटेड है, या कुछ और, मतलब जर्नलिस्ट हैं, इस सब चीजों से बोल देगा। अगर आपको पता है तो आप टिक कर लोगे और काम बन जाएगा। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट है। ओके, क्या है? वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट, या उसको बचाने वाले वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट है, ये पहली बात। एंड पायोनियर ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, कंजर्वेशन मतलब वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का काम करते थे। और वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट, इसका मतलब क्या है? वो रिसर्च भी करते थे। अब बहुत फेमस एक किस्से थे, जो एशियाटिक एलिफेंट्स हैं उनके बारे में रिसर्च किए थे, जो एशियाटिक लायन है उनके बारे में इन्होंने रिसर्च किया था, जो स्लोथ बियर हैं, भालू हैं, उनके बारे में इन्होंने रिसर्च किया है। और जो नीलगिरी तहर है उनके बारे में रिसर्च किया है। नीलगिरी नीलगिरी लंगूर जो है उनके बारे में इन्होंने रिसर्च किया अच्छे से, उनके सेफ्टी के और सिक्योरिटी के लिए बहुत सारे मेजर लिए गए हैं। तो इन सब के लिए ये बहुत ज्यादा फेमस है। एक तरीके से आप बोल सकते हो कि वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट थे, वाइल्ड लाइफ कंजर्व पायोनियर ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन थे, जीव जंतुओं को बचाने के लिए काम, मतलब उनके ऊपर रिसर्च करते थे, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसको ध्यान दीजिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में कि जो डॉक्टर ए जे टी जॉन सिंह थे वो किस फील्ड से रिलेटेड थे, जो कि रिसेंटली पास्ड अवे हो गए। तो वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट थे, तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। और इट मेनली जंगली जो जंगल में जीव जंतु रहते हैं उनसे related है। ध्यान दीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। जो एशियाटिक एलिफेंट्स है, एशियाटिक लायन थे, स्लोथ बियर, हिमालयन आइबेक्स, इनके बारे में इन्होंने रिसर्च किया है। ओके, उनके सेफ्टी के लिए, सिक्योरिटी के लिए। नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियाज रैंक इन द इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स। अभी इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स निकाला गया है, उसमें इंडिया का स्थान क्या है, तो ये बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इंडियाज रैंक इन द इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स।
मेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स। अब उससे पहले इंडिया का क्या पोजीशन था, क्या रैंक था, उससे पहले जान लेते हैं कि जो इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स है इसको रिलीज कौन करता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है इसको रिलीज करता है, बट जो एल यूनिवर्सिटी है उसके साथ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है विथ एल यूनिवर्सिटी। एल यूनिवर्सिटी कहां पर है, यूएसए में, अमेरिका में, उसके साथ मिलकर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है इसको रिलीज करता है। रिलीज बाई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम with collaboration with एल यूनिवर्सिटी। अब एल यूनिवर्सिटी कहां पर है, अमेरिका। अब ये लोग जो है क्या निकालते हैं, इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स, मतलब कोई भी कंट्री, और बायनियल निकाला जाता है, मतलब हर 2 साल पे, एवरी 2 ईयर पे निकाला जाता है। ध्यान दीजिएगा, एवरी 2 ईयर पे। कब से निकाला जा रहा है, 2002 से। अब 180 कंट्री का इन्होंने इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स दिया है। उस 180 कंट्री में से हमारा जो इंडिया का रैंक था 176 रैंक आउट ऑफ 180 कंट्री। मतलब इन्वायरमेंट के नाम पे जो हमारा परफॉर्मेंस है वो बहुत ही खराब है। आप समझ सकते हो केवल 4 कंट्री हमसे पीछे हैं, 177, 178, 179, 180। समझ में आ गया आप लोगों को कि हमारा जो पोजीशन है वह बहुत गंदा है। अब क्वेश्चन आ सकता है कि जो सबसे अच्छा परफॉर्म किए हैं वो कौन है। एस्टोनिया, देख सकते हैं सबसे अच्छे जो परफॉर्म करने वाले वो कौन है, एस्टोनिया और लग्जमबर्ग एंड जर्मनी। ये जो कंट्री है एस्टोनिया, लग्जमबर्ग एंड जर्मनी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड कंट्री है। और सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला कौन है, वियतनाम। वियतनाम समझ में, सबसे खराब वियतनाम का जो पोजीशन है वो 180 पोजीशन है। लास्ट टाइम जब ये निकाला गया था 2022 में, तो इंडिया का जो पोजीशन था 180 पोजीशन था। आप समझ, सबसे खराब पोजीशन इंडिया का उस समय था 180 पोजीशन। इस बार क्या है, एटलीस्ट थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ है। ओके, तो नोट डाउन कर लीजिएगा। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको रिलीज करता है विद कोलैबोरेशन विद एल यूनिवर्सिटी। अब एल यूनिवर्सिटी के अंदर एक बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, वो इन्वायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी सेंटर। एल यूनिवर्सिटी के अंदर क्या है, इन्वायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी सेंटर, वह रिलीज करता है इस जो इंडेक्स है उसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ। समझ में आ गया पक्का 100%। नेक्स्ट न्यूज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेसिडेंट ऑफ 79th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। प्रेसिडेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ 79th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, नेशन जनरल असेंबली, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, यूएनजीए। अब इसका जो प्रेसिडेंट है उनका नाम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा क्योंकि यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड है। तो यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड कोई भी चीज होता है तो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब एक क्वेश्चन आ सकता है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली क्या है। अब यूनाइटेड नेशन में 6 प्रिंसिपल ब्रांच है, उसमें से एक प्रिंसिपल ब्रांच जो है जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है। समझे, उसके 79th सेशन होने वाला है, उसके नए प्रेसिडेंट बनाए गए। उन प्रेसिडेंट का नाम क्या है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उन प्रेसिडेंट का जो नाम है वो क्या है, फिलमोन योंग, फिलमोन योंग। ये कैमरून के हैं, और कैमरून क्या है, सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री है।
सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री है। अब एक कैमरून के प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, जो फिल्मोन योंग है, ये कैमरून कंट्री के प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, और उन्हीं को 79th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का प्रेसिडेंट बनाया गया है। पूछा जा सकता है डायरेक्टली, बहुत बार पूछा जा चुका है, आप समझ जाइएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए। व्हाट इट, समझ में आ गया। और ये जो सेशन है वो स्टार्ट होगा 10 सितंबर 2024 से, 10 सितंबर 2024 से यह सेशन स्टार्ट होगा। अब इसमें क्या होगा, सिंपल सा लोग बैठेंगे, डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के लोग बैठेंगे जो यूनाइटेड नेशन में रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे इंडिया के लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक उसी तरीके से बहुत सारे कंट्री के लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो लोग बैठेंगे और डिबेट होगा, वर्ल्ड के बारे में क्या चल रहा है, क्या होने वाला है, उसके बारे में मेजर दिया जाएगा। पक्का, तो डिबेट डिस्कशन यही सब होगा उसके बीच। नेक्स्ट है ऑफिशियल कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश। ऑफिशियल कैपिटल, अब पहले क्या था, ऑफिशियल कैपिटल नहीं था आंध्र प्रदेश का, अब जो है ऑफिशियल कैपिटल बना दिया गया आंध्र प्रदेश का। उसका नाम क्या है, अमरावती। पहले भी हम लोग जानते थे कि अमरावती है, परंतु वो ऑफिशियल कैपिटल नहीं था। ऑफिशियल कैपिटल तो आंध्र प्रदेश का वो हैदराबाद ही था। ऑफिशियल कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश क्या है, अमरावती। अब यह ऑफिशियल कैपिटल कब से होगा, 12 जून से होगा, ध्यान दीजिएगा। आज 10 जून है, 2 दिन बाद, आज नहीं कल नहीं, और नेक्स्ट मतलब परसों जो है वो डिक्लेयर हो जाएगा ऑफिशियल, मतलब अमरावती जो है ऑफिशियल कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश बन जाएगा। इससे पहले क्या था, पहली बात, आंध्र प्रदेश 2014 में बाइफरकेट हो गया, मतलब 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। एक पार्ट हो गया तेलंगाना और एक पार्ट हो गया आंध्र प्रदेश। तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का एक ऑफिशियल कैपिटल था, वो क्या था, हैदराबाद था। अभी भी जो भी काम हो रहा था आंध्र प्रदेश का, वो सब काम हैदराबाद से ही हो रहा था। अब जो है ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया गया कि अमरावती जो है आंध्र प्रदेश का कैपिटल होगा। 2014 में जब आंध्र प्रदेश का 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, तो उसके बाद जो उस समय के चीफ मिनिस्टर थे चंद्रबाबू नायडू, वह अमरावती को कैपिटल बनाने के लिए काम करना शुरू कर दिए थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, 2019 में गवर्नमेंट चेंज हो गई, अब YSR रेड्डी आ गए, वहां के चीफ मिनिस्टर बन गए, मतलब जगन मोहन रेड्डी वहां के चीफ मिनिस्टर बन गए। उसके बाद अमरावती पे जो काम है वो थोड़ा कम हो गया। अब फिर से चंद्रबाबू नायडू की जो पार्टी है वो जीत गई है, तो फिर से उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि जो है अमरावती जो है इसका कैपिटल होगा। समझ में आ गया, पक्का। 2014 में बाइफरकेट हुआ था, तो 2 जून 2014 से लेकर 2 जून 2014 से लेकर 2 जून 2014 तक जो आंध्र प्रदेश का कैपिटल था, आंध्र प्रदेश का और तेलंगाना दोनों का ज्वाइंट कैपिटल था, वो हैदराबाद था। अब आंध्र प्रदेश की थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। अब आंध्र प्रदेश पहला स्टेट है कंट्री के अंदर जो कि लैंग्वेज के आधार पर बना था। लैंग्वेज के आधार पर, मतलब यहाँ के लोग जो है वो तेलुगु बोलते हैं, इसलिए यह क्या होना चाहिए, एक सेपरेट स्टेट होना चाहिए तेलुगु बोलने वाले के। पहले किसका पार्ट था, मद्रास प्रेसिडेंसी का पार्ट था, मद्रास का पार्ट। हम लोग आज तमिलनाडु बुलाते हैं, पहले उसको मद्रास बुलाते थे, तो मद्रास का पार्ट था। पर मद्रास में क्या था, तमिल बोलने वाले थे, और यहाँ के लोग क्या थे, वो तेलुगु बोलने वाले थे। तो इसी भाषा के आधार पर लोग मतलब मांगने लगे कि मुझे एक नया स्टेट चाहिए जो कि तेलुगु बोलने वाले के लिए हो। तो 1956 में एक नया स्टेट बनाया गया जिसको बोल दिया गया आंध्र प्रदेश, क्योंकि यहाँ की जो मेजोरिटी थी वो तेलुगु बोलने वाली। समझ में आ गया, 1956 में क्रिएट हुआ था। तब से लेकर 2014 तक तेलंगाना भी आंध्र प्रदेश का पार्ट था, परंतु तेलंगाना के लोग एक नया स्टेट चाहते थे। समझ में आ गया, तो 2014 में उसको बनाया गया। अब समझिए, नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो पहला स्टेट है पूरे कंट्री के अंदर जो भाषा के आधार पर बना था, भाषा के आधार पर। और नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड
नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। अब जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, यूएनएससी। ये भी क्या है, जो यूनाइटेड नेशन के सिक्स प्रिंसिपल ऑर्गन्स है उसमें से एक है। अब न्यूज में क्यों है, क्योंकि इसमें क्या होता है, दो टाइप्स के होते हैं मेंबर। एक होते हैं परमानेंट मेंबर जिनके पास वीटो पावर होता है, एक होते हैं नॉन परमानेंट मेंबर। तो जो परमानेंट मेंबर होते हैं उसमें 5 मेंबर्स होते हैं, परमानेंट मेंबर देख लेते हैं। परमानेंट मेंबर्स कितने होते हैं, 5 होते हैं। कौन कौन है, अमेरिका, रसिया, चाइना, फ्रांस और ब्रिटेन। ये जो है 5 परमानेंट मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के। हम लोग बनने वाले थे परमानेंट मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल के, बट हमारे जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने यह पूरा गिफ्ट उठाकर चाइना को दे दिया। क्या उन्होंने बोला कि चाइना बनने लायक है, अभी इंडिया बनने लायक नहीं है। अब इंडिया बहुत प्रयास करता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बन जाए, परंतु इन सब कंट्री के पास क्या है, वीटो पावर है। अगर कोई एक भी कंट्री कह देगा कि नहीं हम सपोर्ट नहीं करते तो नहीं बन पाएंगे, इंडिया नहीं बन पाएगा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर। तो 4 कंट्रीज हमेशा रेडी रहते हैं, अमेरिका, रसिया, फ्रांस और ब्रिटेन, की हाँ इंडिया लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑन दिस प्लानेट है, ओल्डेस्ट एक तरीके से बोल सकते हो डेमोक्रेसी ऑन द प्लानेट है, या मदर ऑफ डेमोक्रेसी ऑन दिस प्लानेट है। तो अब इंडिया का अधिकार है कि वह यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बन जाए, क्योंकि इकोनॉमी भी अच्छी है और हमारे मिलिट्री पावर भी अच्छे हैं। हम क्या कर सकते हैं, पूरे वर्ल्ड में पीस ला सकते हैं, इतना पावर हमारे पास है। इसलिए तो बनाया गया था कि पूरे वर्ल्ड में पीस को मेंटेन किया जाए, इसलिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल बनाया गया। अब ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि इसके जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, नॉन परमानेंट मेंबर कितने होते हैं, 10 होते हैं। या 2 साल के लिए इलेक्ट होते हैं, 2 साल के लिए इलेक्ट फॉर 2 years या इलेक्ट होते हैं। इस बार क्या हुआ, 5 नॉन परमानेंट मेंबर का फिर से चुनाव हुआ है, एक तरीके से फिर से 5 परमानेंट को, 5 कंट्री को परमानेंट नॉन परमानेंट मेंबर घोषित किया गया। और कौन कौन सी कंट्री हैं, एसपीजीडीपी, एसपीजीडीपी उनका नाम है, क्या, सोमालिया, पाकिस्तान, ये हो गए एसपी, एसपी जीडीपी ग्रीस, डीपी ओके डेनमार्क एंड पनामा। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो। इन 2 कंट्री, इन 5 कंट्री को 2 years के लिए नॉन परमानेंट मेंबर बनाया गया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के। अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का काम क्या होता है, पूरे वर्ल्ड में पीस को मेंटेन करना और सिक्योरिटी के चेक करना, ये सब। परंतु ये कर नहीं रहा है, सिंपल से कहीं भी युद्ध हो जाता है। देखिए अभी हमास और इजराइल के बीच में, इजराइल और लेबनान के, हिजबुल्लाह के बीच में, इजराइल और ईरान के बीच में, रसिया और यूक्रेन के बीच में ये युद्ध चल ही रहा है। और वहां पे क्या बोलते, साउथ सुडान में, सुडान में युद्ध चल रहा है, आपस में चल ही रहा है। कोई भी, मतलब कह सकते हो एक शेर है बिना दांत वाला, समझ में आ गया, कोई भी काम नहीं करता है। सही है, तो ध्यान दीजिएगा, 5 परमानेंट मेंबर होते हैं, इनके पास वीटो पावर होता है। कोई भी एक कंट्री अगर खड़ा होगा कि नहीं सपोर्ट नहीं करेगा, तो ये जो भी बिल होगा वो पास नहीं होगा। सिंपल सी बात है। हम लोग क्या बनना चाहते हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर बनना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास सब वो अधिकार है, सब वो राइट्स है, सब वो क्वालिटी है, सब कुछ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनने का। बट चाइना जो है अपोज करता है, इस कारण कोई एक भी कंट्री अपोज करेगा तो उसके कारण कुछ नहीं हो पाएगा। ये उसको बोलते हैं वीटो पावर, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो 5 नए नॉन परमानेंट मेंबर बने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के लिए, इसलिए ये न्यूज में है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन कौन सी कंट्री है, एसपीजीडीपी, सोमालिया, पाकिस्तान, ग्रीस, डेनमार्क एंड पनामा। गॉट इट। नेक्स्ट है न्यूज, दिलीप बोस अवार्ड, दिलीप बोस अवार्ड
फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट, लाइफ टाइम अचीवमेंट। अब बहुत सारे प्रश्न उठ सकते हैं। दिलीप बोस अवार्ड किस किस फील्ड में दिया जाता है? स्पोर्ट्स के फील्ड में दिया जाता है, तो बट किस स्पोर्ट्स के लिए? टेनिस के लिए दिया जाता है। कौन देता है? बाई ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन, ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन। अब ये किसको किसको मिला है, ये इंपॉर्टेंट है। तो नरसिंह सिंह को मिला है, नर सिंह को मिला है। यह 11th कोच है, इनको मिला है। कितने कोच, इससे पहले कितने कोच को मिल चुका है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, जो दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है? 10 कोच को मिल चुका है, या 11th कोच है इनको यह मिला है। मतलब यह कोच है, किसके कोच है? टेनिस के कोच है। अब ये अभी तक 11, जो आप समझिए, अभी तक जितने भी दिलीप बोस अवार्ड मिले हैं सब मेल मेंबर को मिले हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि एक फीमेल मेंबर को मिला है। उनका नाम क्या है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उनका नाम जो है रोहिणी लोखंडे है। तो पहली बार किसी फीमेल को मिला है लोखंडे, ये फर्स्ट फीमेल है जिनको ये अवार्ड मिला है टू रिसीव दिस अवार्ड। पक्का समझ में आ गया? 100% इसको नोट डाउन आप लोग कर लीजिए। और ये अवार्ड जो है कब से दिया जा रहा है? 2002 से दिया जा रहा है, और इसकी जो प्राइस है वो 50,000 रुपीज है। 50,000 रुपीज का प्राइज मनी है, वह दिया जा रहा है। और दिलीप बोस कौन है जिनके नाम पे अवार्ड दिया जाता है? एक फेमस टेनिस प्लेयर थे, उन्हीं के नाम पर अवार्ड दिया जाता है, दिलीप बोस अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट बाय ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन। तो कभी पूछा जा सकता है जो दिलीप बोस अवार्ड है किस फील्ड में दिया जाता है या किस स्पोर्ट्स के लिए दिया जाता है? और जो रोहिणी लोखंडे है, पहली फीमेल है जिनको यह अवार्ड मिला है। पहली फीमेल है, पहली महिला है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्जाम में, ध्यान दीजिए, पूछा जा सकता है। तो नोट डाउन कर लीजिए। उसका प्राइज मनी कितना है? 50,000। और कब स्टार्ट हुआ था? 2002 में। लास्ट न्यूज ऑफ द डे वेस्ट एशिया से रिलेटेड है, देखते हैं। लास्ट न्यूज ऑफ द डे, शेख, नाम भी गजब है, शेख सबह खालिद अल सबह, खालिद अल सबह अल सबह, शेख सबह खालिद अल सबह, यह प्रिंस बनाया गया है। अब पूछा जा सकता है किस देश के प्रिंस इनको बनाया गया है? किस देश के प्रिंस, मतलब न्यू क्राउन प्रिंस बने हैं। ही इज बिकम अ न्यू क्राउन प्रिंस, क्राउन प्रिंस ऑफ कुवैत। अब अरेबिक नेम है, लोग अरब देश से रिलेटेड है, इनका नाम ही ऐसा होता है। क्या नाम? शेख सबह खालिद अल सबह। पूछा जा सकता है किस देश के न्यू क्राउन प्रिंस बनाए गए हैं? तो ऑप्शन में आ जाएगा कुवैत है, यूएई है, ओके, बहरेन है, ईरान है। ऐसा अगर आपको पता है तो फिर टिक करोगे, फिर आंसर मिल जाएगा। समझ में आ गया? पक्का? ओमान से अब ऑप्शन दे देगा, कुवैत, ओमान, बहरेन एंड कोई और एक दे दिया जाएगा, लाइक यूएई। अगर आपको पता है सिंपल से टिक करोगे, फिर आंसर मिल जाएगा। समझ में आ गया? पक्का? नोट डाउन कर लीजिए। अब इनको बनाने वाले कौन है? इनको अपॉइंट कौन किया है? जो वहां के आमिर हैं शेख मसल, उन्होंने इनको अपॉइंट किया है। तो आज के लिए इतना ही न्यूज है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, तो आप लोग देख लीजिएगा। और जाने से पहले अगर आप पसंद आया न्यूज, प्लीज लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, अदरवाइज नोटिफिकेशन भूल जाएंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिएगा।